इधर पायल रोते हुए पहले तो अपने ऑफिस में आई, पर वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि वहां और रुक ना सकी और तुरंत ही घर के लिए निकल पड़ी। साहिल ने उसका दिल दुखाया था। इस बात ने उसे बहुत मायूस किया था, पर उससे भी ज्यादा वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि उसने अंबर के साथ बेवफाई कर दी है। अपने गुस्से और जिद में आकर उसने साहिल के सामने वो राज जाहिर कर दिया था जो आज तक जगमोहन और सरला जी तक को नहीं पता था। पायल ने दुख और अफसोस से गाड़ी की बैक सीट पर अपनी गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर लीं और अतीत का एक पन्ना धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आने लगा। कुछ साल पहले, क्या बात है अंबर, हर बार जब तुम एग्जाम के बाद घर आती थी तो तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता था। सारा दिन कॉलेज की, हॉस्टल की और अपने फ्रेंड्स की बातें किया करती थी, पर इस बार जब से आई हो बिल्कुल ही खामोश हो। पेपर ठीक से नहीं हुआ क्या तुम्हारा? पायल ने कई दिनों बाद अंबर की खामोशी को नोट करते हुए उससे पूछा, जब दोनों साथ में बैठकर लंच कर रही थीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पेपर्स अच्छे हुए हैं। बस यार, कुछ नया बताने को है ही नहीं तो क्या बताऊं? अंबर ने उससे नजरें चुराते हुए कहा कि तभी सरला जी रोटियां लेकर वहां उन दोनों के साथ लंच करने आ गईं। मम्मी, देखा आपने, आपकी लाडली अब हमसे झूठ भी बोलने लगी है। पूरा हफ्ता हो गया इसे आए हुए, ना पहले की तरह बात करती है, ना ही आजकल ठीक से खा रही है। देखिए कितनी कमजोर हो गई है और कह रही है कोई बात ही नहीं है। अब आप ही पूछिए, मैं पूछ पूछ कर थक गई इससे। अभी पायल सरला जी को बता ही रही थी कि तभी अंबर अचानक से खाने की टेबल से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। पायल की ही तरह सरला जी भी कई दिनों से अंबर की खामोशी और उसकी तबीयत में आए बदलाव को महसूस कर रही थीं और उनका अनुभव उन्हें किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। अंबर जब वापस लौट के आई तो सरला जी ने एक गहरी नज़र उसके पूरे वजूद पर डाली, पर खामोश रही। क्या हुआ अंबर, तुम्हें फिर से उल्टी हो गई? मुझे लगता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाकर लाती हूँ। ऐसा करती हूँ, ऋषभ को भी बुला लेती हूँ। वहाँ से वापस लौटते टाइम हम थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, जिससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। पायल ने कहा, कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, और डॉक्टर के पास इसे लेकर मैं जाऊंगी। अंबर, जाओ अपने कमरे में और तैयार होकर आओ, सरला जी ने सख्त लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ ताई जी, मैंने कहा ना, जाओ, जाकर तैयार होकर आओ। इसके आगे एक शब्द नहीं। सरला जी का अंदाज कुछ ऐसा था कि अंबर आगे कुछ भी ना कह सकी और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। इधर पायल ने अपने कमरे में आकर सरला जी के मना करने के बावजूद भी ऋषभ को कॉल करके घर आने का कह दिया। वो जानती थी कि अंबर का मूड सिर्फ वो ही ठीक कर सकता है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सरला जी ने चुपचाप से अंबर को बिस्तर पर बैठा देखकर पूछा, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। वो ताई जी, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, क्यों बेकार में डॉक्टर के चक्कर लगाना? मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी, अंबर ने बहाना बनाते हुए कहा। तो सरला जी ने जोरदार थप्पड़ खींचकर अंबर के चेहरे पर मारा। अपने हाथों को गाल पर रखते हुए उसने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। जब से अंबर उनके पास आई थी, बचपन से लेकर आज तक ये पहली बार था जब उन्होंने उस पर हाथ उठाया था, वरना तो वो उसे पायल से भी बढ़कर प्यार करती थी। जब उन्होंने अंबर को उसकी सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया था तो वो पूरा हक भी रखती थी उसकी गलतियों पर सजा देने का। उन्होंने एक जलती निगाह अंबर पर डालते हुए पूछा, किसका बच्चा लिए घूम रही हो तुम अपने पेट में? ताई जी, वो मैं। अंबर से आगे कुछ बोला नहीं गया। वो बस भरी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। तुमने क्या सोचा था इतनी बड़ी बात नजरों से छुप जाएगी? क्यों किया तुमने ऐसा अंबर? बोलो, कितने मान और विश्वास के साथ मैंने और तुम्हारे ताऊ जी ने तुम्हें इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा था। हमारे उस प्यार का तुमने ये सिला दिया हमें। अब मरने के बाद हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे कि हम उनकी बेटी की ठीक से परवरिश नहीं कर पाए? आखिर तोड़ दिया ना तुमने हमारे भरोसे को। कहते हुए सरला जी बिलक पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए ताई जी, मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी गलती से सब कुछ खत्म कर दिया। आपका जो दिल करे वो सजा दीजिए मुझे। कहते हुए अंबर उनके पैरों से लगकर रो पड़ी। अब रोने से क्या होगा अंबर, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया।
अब बिना कोई सवाल किए चुपचाप मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, इससे पहले कि तुम्हारा दुनिया के सामने तमाशा बन जाए। तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। सरला जी ने उसकी बांह पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, जिस पर अंबर ने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और उनकी बातों का मतलब समझते ही उनसे दूर होकर खड़ी हो गई। सरला जी की बातों ने अंबर की जान निकाल दी थी। ये सच था कि साहिल ने उसे धोखा दिया था, उसकी इंसल्ट की थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपने बच्चे को अपनी जिंदगी में लाना चाहती थी। नहीं ताई जी, मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती हूँ। गलत है ये, मुझसे नहीं होगा ये। अंबर ने रोते हुए कहा, गलत तो वो है अंबर जो तुम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हो तो ठीक है। बताओ मुझे किसका अंश है ये। बुलाओ उसे और कहो कि लेकर आए अपने माँ बाप को और वक्त रहते अपनी गलती को ठीक करे। सरला जी ने दो टूक कहा तो अंबर की आंखें साहिल के बर्ताव को याद करके छलक उठी। नहीं ताई जी, अब ये मुमकिन नहीं है। वो यहाँ कभी नहीं आएगा और ना ही मेरे बच्चे को अपना नाम देगा। मैं उससे बात कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है। अंबर ने उनसे नजरें झुकाकर कहा, अच्छा फिर तो अंबर बात ही खत्म हो गई। अब तुम वही करोगी जो मुझे ठीक लगता है। मैं इस तरह ना तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी और ना ही हमारी इज्जत से खेलने दूंगी। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो और उसका नतीजा भी देख चुकी हो। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। कहते हुए वो अंबर की बांह पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी कि तभी रुक जाइए आंटी, एक आवाज कमरे में गूंज गई। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो ऋषभ बिल्कुल उनके सामने दरवाजे पर खड़ा था। वो वहां आया तो अंबर से मिलने था, पर अनजाने में उनकी सारी बातें सुन चुका था जिसने उसके भी होश उड़ा दिए थे। अंबर की बेवफाई ने उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी उसने अंबर से कभी एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, वो अपनी दोस्ती पर कभी किसी भी बात को हावी नहीं होने देगा। और अपने उसी वादे को निभाने के लिए वो एक फैसला ले चुका था। आंटी, ये मेरा बच्चा है और आप इसे इस तरह खत्म नहीं कर सकती हैं। ऋषभ की इस बात पर सरला जी और अंबर दोनों ने ही बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी अंबर, जब तुमने मुझे अचानक से ये बात बताई तो मैं उस वक्त डर गया था और उसी घबराहट में मैंने तुमसे कह दिया कि मैं इसे अपना नाम नहीं दे सकता। पर अब ऐसा नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने अंबर की तरफ देखते हुए कहा, आंटी जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ अंबर की गलती नहीं है। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद बात करूँगा मम्मी पापा। अभी ऋषभ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी सरला जी उसके करीब आईं और एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। ताई जी, पीछे से अंबर चीखी तो ऋषभ ने उसे वहीं रुक जाने का इशारा किया। तुम्हें हमने अंबर की जिम्मेदारी सौंपी थी अपना बेटा समझकर और तुमने ही हमारी इज्जत का मजाक बना दिया। काश कि हमें पता होता कि हम चोर को ही तिजोरी की चाबी सौंप रहे हैं। अरे अगर तुम्हें अंबर पसंद थी तो हमसे मांग लेते उसका हाथ। यूं इस तरह धोखा क्यों दिया हमें, बोलो। सरला जी ने गुस्से में उसे हिलाते हुए कहा तो ऋषभ ने अपनी नजरें नीची कर लीं। आगे उनसे और कुछ बोला ही नहीं गया। वो बस रोते हुए उस कमरे से बाहर चली गईं। सरला जी के वहां से जाने के बाद ऋषभ कमरे में अंदर आ गया। वो दुख और अफसोस से बस अंबर को एकटक देखे जा रहा था। जो भी उसने अपने कानों से सुना था वो बस उस पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसकी गहरी नजरों को इस तरह अपने वजूद पर पड़ते हुए देखकर अंबर का दिल बेचैन होने लगा। ऋषभ की नजरों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने तुरंत ही ऋषभ की तरफ अपनी पीठ कर ली। मुझे इस तरह मत देखो ऋषभ, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। अच्छा, और मुझे धोखा दे सकती हो, मेरी दोस्ती मेरे प्यार का मजाक बना सकती हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब अंबर, क्यों? अगर मुझसे प्यार नहीं था तो मना कर देती, मुझे धोखे में क्यों रखा, बोलो। कहते हुए ऋषभ रो पड़ा। नहीं देना चाहती थी मैं तुम्हें धोखा, पर ये सब मेरे साथ कब और कैसे होता चला गया, मुझे होश ही नहीं रहा। और जब होश आया तब तक सब कुछ बिखर चुका था। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आएगा, पर यही सच है, मेरा सच। कहते हुए वो सिसक पड़ी। जानती हो अंबर, मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। बुरा इस बात का लग रहा है तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया।
तुम आज तक मुझसे अपनी हर बात बताती आई हो, कभी कुछ नहीं छुपाया तुमने। मैं इतने दिनों से बार बार तुमसे पूछता रहा, पर तुमने मुझे एक भी बार सच नहीं बताना जरूरी समझा। मैं बताना चाहती थी ऋषभ, पर डरती थी कि कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। वह अंबर, और अब क्या? अब नहीं टूटा मेरा दिल। आई एम सॉरी ऋषभ, कहते हुए वो रो पड़ी। तुमने जो करना था वो तुम कर चुकी हो, अब मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। तुमने भले ना मुझसे कभी मोहब्बत की हो अंबर, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था और निभाऊंगा। अभी जा रहा हूँ मैं, घर पे बात करनी है मुझे। शाम को आता हूँ मम्मी पापा के साथ। ऋषभ ने उसकी तरफ बिना देखे कहा और जाने लगा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें ये कुर्बानी देकर? हाँ, मुझ पे और मेरे बच्चे पर तरस खाकर महान बनना चाहते हो? ऋषभ का ये कदम अंबर को शर्मिंदा कर गया था, इसलिए उसने गुस्से से कहा, नहीं, महान नहीं बनना चाहता। बस जो धोखा तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला लेना चाहता हूँ तुमसे। अब इतना तो हक है ना मुझे। ऋषभ ने उसके कंधे से अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तो अंबर बिलख कर रो पड़ी। आई एम सॉरी ऋषभ, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और ना ही इतनी खुदगर्ज हूँ कि तुम्हें अपने लिए ये कुर्बानी देने दूँ। उसने अपनी भीगी पलकें उठाकर ऋषभ से कहा। तो ऋषभ कुछ लम्हे उसे बस देखता रह गया। तुम मेरा इश्क हो अंबर, और इश्क का यही पहला सबक होता है। इसमें हुक्म नहीं, सिर्फ एक दूसरे पर हक होता है, और ये मेरा हक है, इसे तुम मुझसे नहीं छीन सकती, उसने कहा। तो कुछ लम्हे के लिए अंबर खामोश हो गई। ऋषभ, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझसे शादी करके तुम्हें अब कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अब कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद। अंबर ने फिर उसे समझाया। ठीक है, फिर तुम मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वो जो तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया? और अगर ले ही गया था तो ले क्यों नहीं गया? बताओ मुझे, मैं बात करूंगा उससे, ऋषभ ने पूछा। तो साहिल की कही वो बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। नहीं, कोई नहीं है, और तुम्हें मेरे लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे अब कभी मोहब्बत नहीं होगी, अंबर ने कहा। तो मत करना मोहब्बत, पर कभी सोचा है तब क्या कहोगी जब ये बेबी तुमसे बाप का नाम पूछेगा? ये दुनिया तुमसे पूछेगी। लोगों को देने के लिए कोई तो जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास, वरना तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे लिए एक कभी ना खत्म होने वाली सजा बन जाएगा। मुझसे शादी कर लो अंबर, अपनी गलती की सजा इस बच्चे को मत दो, ऋषभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो वो बिलख कर उसके गले लग गई। एक वादा करो मुझसे ऋषभ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये राज कभी किसी से नहीं कहोगे, अंबर ने भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। तो ऋषभ ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। ये राज शायद पायल पर भी कभी न खुलता। अगर उस वक्त वो अंबर के रोने की आवाज़ सुनकर उसे देखने उसके कमरे की तरफ न जाती और वो सब न सुनती जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। उस दिन के बाद पायल ने अंबर से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। प्रेजेंट। मैडम जी, घर आ गया है। ड्राइवर की आवाज़ ने पायल को अतीत से बाहर निकाल दिया। वो गाड़ी से उतरी और चुपचाप आकर अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया। वो नहीं जानती थी कि जो राज आज उसने साहिल को अनजान समझकर खोल दिया है, वो साहिल के लिए कितना तकलीफ देह था। आज पूरे 10 दिन बाद रिपोर्ट साहिल के सामने थी, जिसमें उसका डीएनए पर्व से मैच कर गया था, जिसका मतलब साफ था कि पर्व उसका ही बेटा था। वो दीवानों की तरह बार बार उस रिपोर्ट को देख रहा था। साहिल को जिंदगी ने बहुत सारी ठोकरें दी थीं, पर हर बार वो अपनी हिम्मत से गिरकर उठ खड़ा हुआ था। पर जो मजाक इस दफ़ा जिंदगी ने उसके साथ किया था, उसका दिल कर रहा था कि वो चीखें मारकर रोए। आखिर हर बार उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों जिंदगी उसे सब कुछ देकर भी बेरहमी से छीन लेती है? क्यों वो हमेशा खाली हाथ रह जाता है, बिल्कुल तन्हा? न जाने कितने सवाल थे जो उसे रुला रहे थे। उस वक्त उसकी बेबसी की कोई हद नहीं थी। आज तक वो बस अंबर को खो देने का दर्द बर्दाश्त करके जीता आ रहा था। ऋषभ से सच्चाई जानने के बाद उसके दिल में एक उम्मीद जगी थी। उसे लगने लगा था कि एक दिन वो अंबर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगा, उसकी बेवफाई की वजह बताकर उससे माफ़ी मांग लेगा, और शायद एक दिन अंबर उसे माफ़ कर देगी। पर आज जब साहिल के सामने ये हकीकत आई है कि पर्व उसका अपना खून है, उसका बेटा है,
तो वो इस बात के लिए खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहा था कि क्यों उसने उस दिन जब अंबर उससे बात करने आई थी तो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे बेइज्जत कर दिया था। अनजाने में ही उसने बीते सालों में अंबर को किस दलदल में डालकर अकेला छोड़ दिया था। कैसे सहा होगा अंबर ने उस गाली को जो उसने इतने बेरहमी से उसे दी थी। कितनी परेशान रही होगी वो उस वक्त जब वो उससे बेवफाई कर रहा था। किस किस बात की माफ़ी मांगेगा वो अंबर से। उफ! साहिल ने अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोच लिए और बिलख कर रो पड़ा। अब किस मुंह से वो अंबर का सामना करेगा और उसे किस किस बात का यकीन दिलाएगा। ठीक कहा था ऋषभ ने, वो अंबर की नफरत डिजर्व करता था। मोहब्बत का गुनहगार था वो। साहिल बहुत देर तक उसी कैफियत में रहा। थोड़ी देर बाद उसके सेल पर घर के नंबर का फ़ोन आने लगा। ना चाहते हुए भी उसने वो कॉल उठा ली। हेलो, उसने कहा। साहिल बाबा, मैडम जी आज फिर से बेहोश हो गई हैं। मैं उन्हें ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आप जल्दी से आ जाइए। और सर्वेंट ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताकर फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद जब साहिल हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे मुग्धा जी के रूम के बाहर ही डॉक्टर मिल गए। उनको देखते ही साहिल उनके पास आ गया। क्या हुआ है मॉम को डॉक्टर? साहिल ने घबराते हुए पूछा। मिस्टर साहिल, आपकी मदर को ब्रेन ट्यूमर है जो कि इतना बड़ा है कि अब ऑपरेशन से पूरी तरह से रिमूव नहीं हो सकता है। फिर भी हमने उनकी सर्जरी करने का फैसला किया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट निकाल सकें। वाट, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? ब्रेन ट्यूमर? साहिल को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मिसेस कालरा को इस बात का अच्छे से पता था। हमने उन्हें कहा भी था कि अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में, पर वो नहीं मानी। डॉक्टर ने जानकारी दी। साहिल का दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं सका। मिस्टर साहिल, आर यू ऑल राइट? डॉक्टर ने उसे हिलाया। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? साहिल ने बेचैनी से कहा। सॉरी सर, पर मैं आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। उनका ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उनको आपके प्यार और केयर की ज़रूरत है। कोशिश करिएगा कि वो खुश रहें, उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। बाकी तो सर्जरी के बाद पता चलेगा कि वो कितना रिकवर करती हैं। डॉक्टर ने उसे डिटेल बताई, फिर राउंड पर चले गए। साहिल ने उनके रूम में झांक कर देखा। वो फिलहाल होश में नहीं थीं। उन्हें इस हाल में देखकर साहिल की आंखें छलक उठीं। अगले दिन मुग्धा जी की सर्जरी हो गई और ट्यूमर का एक बड़ा हिस्सा रिमूव कर दिया गया। खतरा कुछ समय के लिए टल गया था। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहीं और फिर साहिल उन्हें घर ले आया। रात के 11 बज रहे थे जब साहिल उन्हें देखने मुग्धा जी के कमरे में आया। उस समय वो सो रही थीं। वो उनके पैरों के पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक साहिल ने अपने आप को संभाला, पर फिर उन्हें पकड़कर फपक कर रो पड़ा। मुग्धा जी तुरंत जाग गईं। साहिल, क्या हुआ बच्चे? ऐसे क्यों रो रहे हो? उसे बच्चे सा रोता देख मुग्धा जी बेचैन हो उठी और उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। न जाने कितने सालों बाद वो उनके सीने से लगा था। उनका दिल भर आया। वो उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ देर तक रो लेने के बाद साहिल ने अपना चेहरा ऊपर किया। आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इतनी बीमार हैं? उसने भरी आंखों से उनकी तरफ देखकर पूछा। अरे क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आज तुम्हें गले से लगाकर तो बिल्कुल ही ठीक हो गई हूँ। और बेटा, जाना तो सबको ही है एक दिन। उन्होंने उसके चेहरे को थामकर मोहब्बत से कहा। नहीं, कहीं नहीं जा सकती हैं आप। कोई नहीं है मेरा आपके सिवा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। ये आपने ठीक नहीं किया मम्मी। आप इतनी बीमार थीं और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों मम्मी, क्यों इतनी देर कर दी आपने? कैसे रहूंगा मैं आपके बिना? आपने फिर मेरे बारे में नहीं सोचा ना? साहिल ने तड़प कर कहा। बस मेरे बच्चे, एक यही दुख है मुझे, जो इस दुनिया से मुझे इत्मीनान से जाने नहीं देगा कि तुम अकेले रह जाओगे। कहकर वो रो पड़ी तो साहिल ने उन्हें गले से लगा लिया। कहीं नहीं जा सकती हैं आप मुझे अकेला छोड़कर, उनसे कहा और रो पड़ा। साहिल, कुछ मिनटों बाद उसका सर सहलाते हुए मुग्धा जी ने उसे पुकारा। साहिल ने जवाब दिया। कुछ मांगूं तुमसे, तुम दोगे मुझे? उन्होंने पूछा। मेरे पास आपके सिवा है ही क्या देने के लिए? साहिल ने कहा तो मुग्धा जी ने उसे अपने सामने करके उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। साहिल, मुझे बताओ
कि तुम किसे पसंद करते हो। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें हंसता बसता देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अकेला छोड़ के गई तो कहीं भी सुकून नहीं आएगा मुझे, मुग्धा जी ने कहा। साहिल ने उनके चेहरे को देखा, जिस इस हालत में भी उसकी खुशियों की फिक्र थी। बताओ साहिल, कौन है वो जिसके पास मेरे बेटे की खुशी है, जिसके लिए तुम्हारी आंखों में इंतजार है। मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, पर एक कोशिश करना चाहती हूँ, मुग्धा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तो साहिल भी रो पड़ा। काश मैं आपको ये खुशी दे पाता मम्मी, पर नहीं दे सकता। अपनी किस्मत में ये अकेलापन मैंने खुद लिख लिया है। पहले आपको अपने आप से दूर किया और फिर उसे अपनी जिंदगी से। उसके प्यार की कद्र नहीं की मैंने। उस वक्त उसका हाथ छोड़ दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज वो मुझसे नफरत करती है, बेइंतहा नफरत, साहिल ने कहा। तो मुग्धा जी उसकी आंखों में आश्चर्य लिए उसको खाली खाली आंखों से देखने लगी। साहिल को इतनी तकलीफ में देखकर मुग्धा जी की आंखों में नमी तैर गई। वो तो आज तक खुद को ही उसके दुख और अकेलेपन की वजह समझती आ रही थी। उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा, बेटा तुम एक बार मुझे उससे मिलवा दो, क्या पता मैं कुछ कर सकूं। नहीं मम्मी, मेरा गुनाह इतना छोटा नहीं है जो आपके कहने से वो भूल जाएगी। अब मैं उसके पैरों में भी गिर जाऊं तो भी वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। आज भी जब वो मेरे सामने आती है तो उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है, जो मेरे पूरे वजूद को जलाने लगती है, कहकर साहिल एक बार फिर रो पड़ा। उसकी तड़प मुग्धा जी को बेचैन करने लगी थी। वो हर हाल में उसे खुश देखना चाहती थी। मतलब वो यहीं इसी शहर में है। साहिल, मुझे उसका नाम बताओ, मैं माफ़ी मांगूंगी उससे। अगर जरूरत पड़ी तो उसके पैरों में भी गिर जाऊंगी। मैं मना लूंगी उसे। तुम देखना, कोई भी लड़की इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती जो एक मरते हुई माँ का दर्द ना समझे। तुम मुझे अभी उसके पास लेकर चलो, मुग्धा जी ने कहा। उन्हें जैसे एक नया जोश आ गया था। रहने दे मम्मी, अब कोई फायदा नहीं है। बस कर दो साहिल, तुम खुद ही सोच कर बैठ गए हो कि वो नहीं मानेगी। मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। तुम पहले उसका नाम तो बताओ, कौन है, कहाँ रहती है, मुग्धा जी ने पूछा। अंबर, साहिल ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा और खामोश हो गया। क्या अंबर? तुम्हारा मतलब है अंबर मदान, जगमोहन जी की भतीजी, राइट? मुग्धा जी को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जी, अंबर मदान, साहिल ने छोटा सा जवाब दिया। ये क्या कह रहे हो तुम साहिल? अंबर की तो शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। तुम मिल तो चुके हो उससे, वो अब कैसे तुम्हारी हो सकती है? मुग्धा जी ने उसे मायूसी से देखते हुए कहा। वो हमेशा से ही मेरी थी मम्मी, बस मैं ही कभी उसका नहीं हो पाया। और आज भी अगर वो मेरी नहीं है तो किसी की भी नहीं है। कुछ दिन पहले तक आपकी ही तरह मैं भी इस बात से अनजान था कि अंबर ने 3 साल पहले ही अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था। बीते कल की मेरी गलतियों ने उसे मुझसे और अपने सब रिश्तों से बहुत दूर कर दिया है, साहिल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुग्धा जी बस उसे अवाक होकर देखे जा रही थीं। रह रहकर अंबर का उदास चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था, जिसे वो हर बार नोटिस तो करती थीं, पर नहीं जानती थीं कि उन आंखों की उदासी की वजह उनका अपना बेटा होगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने साहिल से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे बच्चे। अगर अंबर तुम्हारी खुशी है तो मैं पूरी जान लगा दूंगी उसे तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए। पर याद रहे, तुम्हें सिर्फ अंबर ही नहीं, उसके बेटे को भी पूरे दिल से अपनाना होगा। उसे बहुत प्यार देना होगा तुम्हें, मुग्धा जी ने कहा। तो साहिल ने अपनी आंखें दुख और अफसोस से बंद कर लीं। कुछ लम्हे बाद वो उनकी तरफ देखकर बोला, उसे ही तो प्यार देना चाहता हूँ मम्मी, इतना प्यार जितना मुझे खुद कभी नहीं मिला। उसे अपने सीने से लगाना चाहता हूँ, हर पल अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। एक बार अंबर के बगैर तो शायद मैं जी भी लेता, आज तक जी ही रहा था, पर अब अपने बेटे के बिना एक पल भी और नहीं रहना चाहता हूँ, साहिल ने मुग्धा जी की तरफ देखते हुए कहा, जो उसकी बातों में उलझ सी गई थीं और आंखों में सवाल लिए बस उसे देखे जा रही थीं। तुम्हारा बेटा? ये क्या कह रहे हो साहिल? तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं, मुग्धा जी ने बेचैन होकर कहा। हाँ मम्मी, पर्व मेरा बेटा है, मेरा और अंबर का। आज से 5 साल पहले
हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उसी दौरान हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। और फिर साहिल ने मुग्धा जी के सामने अंबर के साथ अपनी गुजरी हुई जिंदगी के एक एक पन्ने खोल दिए, जिसे सुनकर मुग्धा जी उसे एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया और वो रात दोनों के आंसुओं के नाम हो गई। धीरे धीरे एक हफ्ता और गुजर गया। अब मुग्धा जी भी काफ़ी रिकवर हो गई थीं और साहिल के साथ उनका रिश्ता भी अब सांस लेने लगा था। वो उनका बहुत ध्यान रखता था। इतने सालों बाद उसका प्यार पाकर वो निहाल हो गई थीं। एक दिन नाश्ता करते हुए उन्होंने साहिल से कहा, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी आज से कंपनी जाना शुरू कर दो। कुछ दिन और आप रेस्ट करिए मम्मी, मैं घर से ही काम देख लूँगा। साहिल ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज तुम जाओगे और मैं भी घर में नहीं रुकने वाली हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। मुग्धा जी ने कहा तो साहिल उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगा। कहाँ जाना है आपको? ऐसी हालत में आप कहीं भी नहीं जाएंगी, आप आराम करिए अभी। साहिल ने कहा, बेटा अब आराम तो मुझे उसी दिन आएगा जब मैं अंबर को तुम्हारी जिंदगी में ले आऊंगी और अब तुम मुझसे और कोई सवाल नहीं करोगे। मुग्धा जी ने कहा, इतना आसान नहीं है मम्मी, वो नहीं मानेगी और मैं नहीं चाहता कि कोई आपको कुछ कहे। साहिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे, तुम इतना मत सोचो, और अगर कहा भी तो क्या हुआ, अपने बेटे के लिए मैं सुन लूंगी, तुम बस मुझे ऑफिस जाते टाइम जगमोहन जी की तरफ ड्रॉप कर देना। मुग्धा जी ने कहा और नाश्ता करने लगी। साहिल जानता था ये सब इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मुग्धा जी को रोक नहीं सका। शाम के 5:30 बज रहे थे और साहिल बस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि तभी एक तेज आवाज के साथ उसके ऑफिस का दरवाजा खुला। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो अंबर गुस्से से लाल आंखें लिए उसके चेयर की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मिस्टर साहिल गुजराल, आखिर दिखा दिया ना तुमने अपना घटियापन। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी मम्मी को शादी की बात करने के लिए मेरे घर भेजने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो अब तुम इस हरकत पर उतर आए हो। अंबर ने अपने दोनों हाथों से साहिल का ग्रेवान पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंबर प्लीज बैठ जाओ, हम आराम से भी ये बात कर सकते हैं। साहिल ने उसका हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं बस यहाँ तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाने आई थी। वैसे पूछ सकती हूँ, ये हरकत करके अब मुझसे किस बात का बदला लेना चाहते हो तुम? हाँ, एक बार मुझे रूह तक नोच कर मन नहीं भरा तुम्हारा जो अब ये सब कर रहे हो? कहते हुए वो साहिल पर चीख पड़ी, अंबर प्लीज इतनी घटिया बात तो मत करो, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, कल भी करता था और आज भी करता हूँ। तुमसे दूर गया था तो बस ऋषभ की वजह से, वरना मैं कभी पीछे ना हटता। साहिल ने तड़प कर कहा, बकवास बंद करो तुम अपनी। और क्या कहा तुमने? मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? अरे मतलब भी जानते हो इस शब्द का तुम? जो इंसान कभी अपनी जन्म देने वाली माँ से मोहब्बत नहीं कर सका, वो मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? अंबर, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। साहिल, जो अब तक उसकी बातों को सब्र से सुन रहा था, मुग्धा जी का जिक्र आते ही आपे से बाहर हो गया और अंबर की पीठ को दीवार से लगाते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। हटो मेरे सामने से, तुम्हारी ये हरकतें अब मुझ पे असर नहीं करेंगी। कहते हुए अंबर ने उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, पर कामयाब नहीं हुई। आखिर चाहते क्या हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? अंबर ने उससे नजरें मिलाते हुए पूछा। तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, तुम्हारे और अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ मैं। साहिल ने आखिरी जुमला उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो एक डर का साया अंबर के चेहरे पर से गुजर गया। खबरदार, जो मेरे बेटे के करीब भी गए तो वो तुम्हारा नहीं, ऋषभ का बेटा है, समझे तुम? दूर रहना मेरे बेटे से। साहिल को धक्का देते हुए वो उस पर चीखी। अंबर की बेचैनी साहिल से छुपी ना रह सकी। उसने अपने हाथों को अंबर के इर्द गिर्द दीवारों पर जमाते हुए कहा, उसका फैसला तो डीएनए रिपोर्ट कर देगी कि वो किसका बेटा है। फिलहाल तुम अपनी बात करो, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? साहिल की बातों में झलकते विश्वास ने अंबर को आवाज दिला दिया था कि वो सच्चाई से वाकिफ है। फिर भी वो उसके सामने खुद पे काबू करते हुए बोली, नहीं, कभी नहीं करूँगी मैं तुमसे शादी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। साहिल गुजराल,
और जिंदगी भर करती रहूंगी। और रही बात पर्व की, तो हाँ, है वो तुम्हारा बेटा। उस रात की गलती से आ गया वो इस दुनिया में, जो तुम्हारे हिसाब से तुमने की थी। तो क्या, व्हाट अ बिग डील। तुम तो बहुत पैसे वाले हो ना। तो चलो बताओ, क्या कीमत तय की है तुमने अपनी इस गलती की। लगा लो हिसाब अच्छे से, तुम्हें तो आता है ना हिसाब लगाना। अंबर ने तड़प कर कहा। तो साहिल की आंखें छलक उठीं। उसकी बातों ने साहिल को दर्द के एक गहरे समंदर में धकेल दिया। उसने कुछ पल के लिए बेबसी से अपनी आंखें बंद की, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, तुम्हें पूरा हक है अंबर। जितना दिल करे मुझ पर गुस्सा निकाल लो, चाहो तो थप्पड़ मार लो, फिर भी दिल ना भरे तो मेरी जान ले लो। कसम से मैं अब तक नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझसे शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वरना बहुत पछताओगे। अंबर ने गुस्से से कहा। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी अंबर। अगर प्यार से नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सोच लो, साहिल ने उसे वार्न करते हुए कहा। तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कभी नहीं मानूंगी, चाहे मुझे जान ही क्यों न देनी पड़े, अंबर ने कहा। तो साहिल के चेहरे पे मुस्कान तैर गई। करना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर क्या करूं, अब मैं तुम्हें दोबारा से खो नहीं सकता। अच्छा, फिर कोशिश करके देख लो, मुंह की खाओगे। कहते हुए अंबर उसके हाथों के नीचे से निकलने लगी, तो साहिल ने उसे दोबारा दीवार से टिका दिया और उसके थोड़ा और करीब आ गया। उसका ये रूप देखकर एक पल के लिए अंबर जमसी गई। मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, अंबर ने खुद पे काबू करते हुए कहा। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है मिस अंबर मदान। अगर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं की तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे ताऊ जी की कंपनी के शेयर्स को मार्केट में कौड़ियों के भाव बेचने में, और ऐसा करते ही कुछ ही घंटों में वो सड़क पर आ जाएंगे। साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो अंबर के होश उड़ गए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं ऐसा ही करूँगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो, और उनकी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बहुत एहसान है ना उनके तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, तो अब वक्त आ गया उनके एहसान चुकाने का। अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही उनको बर्बाद होने से बचा सकती हो मुझसे शादी करके, वरना अंजाम तुम जानती हो, साहिल ने कहा। तो अंबर उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। और हाँ, अगर तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो पीठ पीछे क्यों करना, मेरे घर आकर सामने से करो। जितना मर्जी तड़पाओ मुझे, औकात दिखाओ मुझे मेरी। चाहो तो मेरे दिल को मसल कर रख दो। तुम्हारा दिया हर जख्म कबूल है मुझे। तुम आजमाओ अपनी नफरत और मैं अपनी मोहब्बत आजमाऊंगा। देखते हैं किसमें शिद्दत है। कहते हुए साहिल ने अंबर की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ छुआते हुए वो उसे वहीं छोड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया। अंबर बस अपनी बेतरतीब सांसों को काबू करते हुए सकते की हालत में उसे जाते हुए देखती रह गई। आज भी वो उस पर अपना असर रखता था। उधर साहिल ने अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाली और उसे लेकर सड़क पर आ गया। एक तूफान था जो उस वक्त उसके अंदर उठ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे पाने के जुनून में वो ये सब कह जाएगा, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। और अंबर के साथ जो हिमाकत वो करके आया था, उस पर वो खुद हैरान था। एफएम की आवाज़ उसके कानों से टकरा रही थी, जो उसके दिल के हाल बखूबी बयां कर रही थी। सुना है कि उनको शिकायत बहुत है, तो फिर उनको हमसे मोहब्बत बहुत है। सुना है कि वो तोड़ देते हैं दिल, तो हमें टूटने की भी आदत बहुत है। नज़र भर के वो देखते भी नहीं हैं, हमारे लिए सोचते भी नहीं हैं। गुजरते हैं हम रोज़ पहलू से उनके, मगर वो हमें रोकते भी नहीं हैं। सुना है कि नफ़रत वो करते हैं हमसे, हमें उनकी नफ़रत से राहत बहुत है। अरे भैया, अंबर कहाँ गायब है? अभी तक खाने पे क्यों नहीं आई? डिनर करते समय अंबर को वहाँ ना देखकर जगमोहन जी ने पूछा। मैं गई थी उसे बुलाने, कह रही थी मुझे भूख नहीं है। जब से ऑफिस से आई है अपने कमरे में बंद है, शादी वाली बात से परेशान है शायद, सरला जी ने फिक्र से कहा। वैसे सच कहूँ, परेशान तो मैं भी हो गया था। मुग्धा जी की बात सुनकर साहिल अंबर से शादी करना चाहता है, ये बात मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। जबकि उसने तो पायल के लिए भी ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो किसी और को पसंद करता है, तो फिर अब अचानक से अंबर का रिश्ता मांग लिया उसने। ये बात कुछ अजीब नहीं है।
जगमोहन जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। क्या पता वो अंबर को ही पसंद करता हो और हमने पायल की बात चलाई तो उसने मना कर दिया। खैर, आजकल के बच्चे इन्हें समझना आसान नहीं है। अब ये बताइए कि उनको क्या जवाब देना है। अंबर ने तो जब से सुना है अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और खुश तो पायल भी नहीं है, बस वो दिखा नहीं रही। सरला जी ने फिक्र से कहा, देखो साहिल मुझे पसंद तो हमेशा से था, बस अंबर के हवाले से उसे सोचा नहीं था कभी। पर चलो जैसी ईश्वर की मर्जी, अगर अंबर मान जाती है तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है। घर तो उसका भी बसाना ही है, कब तक यूं ही अकेले जिंदगी काटेगी। कभी तो किसी का साथ चाहिए होगा ना। और फिर साहिल जैसा रिश्ता शायद ही उसे मिले। मैं जाकर उससे बात करता हूँ, जगमोहन जी ने कहा और अंबर के कमरे की तरफ बढ़ गए। उधर अपने कमरे में बंद अंबर आंखों में आंसू लिए एकटक पर्व को निहार रही थी। साहिल की बातें और यूं करीब आना इतने सालों बाद उसे बेचैन कर गया था। साहिल का जुनून उसने कई बार कॉलेज टाइम पर देखा था। वो जानती थी वो जो भी कह रहा था सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं कह रहा था। उसे हासिल करने के लिए साहिल किसी भी हद तक जा सकता था। अपनी जिद का पक्का था वो। अंबर को फैसला करने में कुछ ही वक्त लगा। वो अपने ताऊ जी के लिए खुशी खुशी आग में भी कूद सकती थी। फिर साहिल से शादी करना तो बहुत छोटी सी बात थी उसके सामने। ठीक है साहिल गुजराल, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे हासिल करने का। अब तुम मुझे पाकर भी नहीं पा सकोगे। तुमने मुझे एक बार ठुकराया था, अब मैं तुम्हें हर रोज ठुकराऊंगी। तुमने मेरे जज्बातों की कीमत लगाई थी, मैं तुम्हारी मोहब्बत को दो कौड़ी का कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कितना हौसला है तुम में। अंबर ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को बेरहमी से पोंछते हुए एक फैसला किया और उठकर दरवाजे के पास आ गई। उसने जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, सामने जगमोहन जी खड़े थे, जिन्हें देखकर वो सामने से हट गई और वो अंदर आ गए। 10 दिन बाद आज कोर्ट में मैरिज पेपर्स पर सिग्नेचर करते वक्त अंबर ने एक बार भी साहिल की तरफ नहीं देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई टूटा हुआ गुलाब हो जिसे कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। कोर्ट से साहिल के घर आते वक्त भी वो पत्थर के बुत की तरह पूरे रास्ते में खामोश बैठी रही। साहिल ने अपने बगल बैठी अंबर पर एक नजर डाली तो उसका दिल कट के रह गया। वो जानता था कि एक बार फिर उसने अंबर का दिल दुखाया है, पर इसके अलावा उसे पाने का कोई और रास्ता भी नहीं था उसके पास। पर साहिल को यकीन था कि एक न एक दिन उसकी मोहब्बत की तपिश अंबर के दिल को मोम कर देगी। मुग्धा जी अंबर को घर लाकर आज बहुत खुश थीं। उन्होंने पूरे घर को ताजे फूलों से सजवा दिया था। न जाने कितने पकवान उन्होंने उसके आने की खुशी में बनवा दिए थे और पर्व के नन्हे कदमों ने तो उस वीरान घर को एक दिन में ही आबाद कर दिया था। खाने के बाद मुग्धा जी ने अंबर का सामान साहिल के कमरे में सेट करवा कर अंबर को वहीं छोड़ दिया और खुद पर्व को लेकर अपने कमरे में आ गईं। पर्व तब तक सो चुका था। मुग्धा जी कभी उसके मासूम चेहरे को प्यार से देखती तो कभी अपने हाथ में लिए हुए साहिल के बचपन के फोटो फ्रेम को। कोई फर्क नहीं था दोनों के चेहरों में। ये देखकर मुग्धा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि वो जानती थीं कि शायद अब उनके पास इतना वक्त नहीं बचा था कि वो साहिल की शादी के बाद उसकी औलाद देख सकती। पर पर्व के रूप में भगवान ने उनको ये तोहफा पहले ही दे दिया था। उन्होंने पर्व के माथे को चूमा और उसे खुद से चिपका कर अपनी आंखें बंद कर लीं। साहिल जब कमरे में आया तब तक अंबर ने उस सजे सजाए कमरे को किसी उजाड़ गुलशन में बदल दिया था। उसने वहां लगे हर एक फूल को बेरहमी से नोचकर फेंका था और खुद दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठी हुई थी, उसी जगह जहां अक्सर साहिल बैठा करता था। अंबर, साहिल ने उसके पास बैठते हुए धीरे से उसे पुकारा। उसकी आवाज पर अंबर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे देखने लगी। कितनी खाली आंखें थीं उसकी, जिसमें कोई भी जज्बात नहीं थे, और इतनी कठोर कि पत्थर भी शर्मा जाए। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी से अपना काम करो और मुझे फ्री करो। मुझे मेरे बेटे के पास भी जाना है, वो रात को उठकर मुझे ढूंढता है। कहते हुए अंबर ने अपनी साड़ी को बेरहमी से खींचकर खुद से अलग किया और बिस्तर पर उछाल दिया।
अब वो बस ऐसे ही खुले बदन उसके सामने खड़ी थी। अंबर की इस हरकत ने साहिल को झकझोर कर रख दिया। वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम्हारे लिए आम बात है ना। यही कहा था ना तुमने कुछ साल पहले। तो अब क्या हुआ? ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो? पाना चाहते थे ना मुझे, तो अब वसूल कर लो अपना हक। कहते हुए अंबर ने उसकी बाहें पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। अंबर, पागल हो गई हो क्या? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? जानवर नहीं हूं मैं। साड़ी को बेड से उठाकर दोबारा उसके ऊपर डालते हुए साहिल तड़पकर पीछे हट गया। नहीं, जानवर नहीं कहा मैंने तुम्हें। तुम तो सौदागर हो, सौदा करते हो लोगों की मजबूरियों का। बेच ही तो दिया है मैंने खुद को तुम्हें, अपने ताऊ जी की इज्जत और उनकी खुशियों के लिए। तो लो, आज खड़ी हूं मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही कमरे में। कर लो अपनी हसरत पूरी। यही चाहते थे ना तुम, तो अब क्यों पीछे हट रहे हो? अंबर उस पर चीखी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अंबर। हाँ, चाहता था मैं यही। कल भी चाहता था, आज भी चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूँगा। पर तुम्हें चाहता हूँ मैं, सिर्फ तुम्हें। काश मैं तुम्हें दिखा पाता कि कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक दिन भी तुम्हें याद किए बिना नहीं गुजारा है मैंने। और अब भी जो कुछ किया है सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हें दोबारा से खो ना दूं। साहिल ने गुस्से से कहा। अच्छा, जब चले ही गए थे तो क्यों आए हो वापस? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन झूठी बातों पर मुझे यकीन हो जाएगा? गलतफहमी है तुम्हारी, अंबर ने कहा। इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि जिसके लिए सब कुछ पीछे छोड़कर चला गया था, आज वो ही तुम्हारे साथ नहीं है। और नहीं जानता था मैं कि बात इतनी आगे बढ़ गई थी, वरना कभी तुम्हें अकेला छोड़कर न जाता। साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हें ये सब कितना आसान लगता है ना साहिल। तुम्हें लगता है तुम सब कुछ तबाह करके गायब हो जाओगे और फिर एक दिन कहीं से आकर माफ़ी मांग लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? जानते हो, इन 5 सालों में एक रात नहीं गुजरी जब तुम्हारी वो घटिया बातें मेरे कानों में शीशे की तरह ना उतरी हों। जो कालिक तुमने मेरे दिल पर मल दी है ना, जमाने लग जाएंगे पर तुम उसे मिटा नहीं पाओगे। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। खाली हाथ रह जाओगे तुम, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि अब मैं वो अंबर हूं ही नहीं, अंबर ने कहा। अब वो थोड़ा शांत हो गई थी। उसकी बातों पर साहिल ने कदम अंबर की तरफ बढ़ाया और उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। वो अब पूरी तरह से उसके हिसार में थी। अंबर ने घबराकर उसकी तरफ देखा। साहिल ने उन गहरी आंखों में मोहब्बत की एक पूरी दुनिया आबाद थी जिसमें वो खुद को देख सकती थी। अंबर 2 पल के लिए उसकी घनी पलकों की कशिश में खोसी गई, जैसे पहले खो गई थी कभी। उसके एहसास और सांसों की महक ने अंबर की पलकें भारी कर दी थीं। साहिल ने बहुत ही गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो आज भी उसकी ही अंबर थी। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि इतने सालों में कुछ बदला हो। अंबर आज भी उसी की आंखों में उसी तरह खो गई थी। उसकी तेज धड़कनों की आवाज को साफ सुन सकता था। साहिल के दिल में एक सुकून उतर आया, जैसे बरसों बाद उसने मोहब्बत को छुआ हो। नहीं रहूंगा मैं खाली हाथ। तुम्हारी नफरत के राग के नीचे आज भी मेरी मोहब्बत की चिंगारी बाकी है अंबर। तुम्हें आज भी मुझसे मोहब्बत है। तुम आज भी मेरे करीब आकर सब कुछ भूल जाती हो। अगर चाहूँ तो इसी पल अपने प्यार से तुम्हें पिघला दूँ, पर मैं इंतजार करूँगा उस दिन का जब तुम खुद मुझसे ये कहोगी कि तुम्हें मेरे सिवा किसी से कभी मोहब्बत ही नहीं हुई। कहते हुए साहिल ने प्यार से उसके माथे को चूमा और कमरे से चला गया। अंबर बस उसे देखती रह गई। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। ये क्या कह गया था साहिल? क्या वो आज भी उसी से मोहब्बत करती है? नहीं, उसने अपने दिल से आती आवाज़ों को दबाया और दीवार के एक कोने में लगकर बैठ गई। आंखों में हैरत की जगह अब आंसुओं ने ले ली थी। एक इश्क था, एक तू था। न तू मिला न इश्क मिला, कुछ तो था दरमियाँ। अब क्या था किसे पता। एक और तू, एक और मैं खड़ी। एक डोर थी खिंची खिंची, मैंने कस के थामी थी। वो डोर जो तूने छोड़ दी। छूटा तो बहुत कुछ मगर तेरी वो याद मैंने थाम ली। कहीं ना कहीं अंबर जानती थी कि साहिल ने जो कहा वो झूठ भी नहीं था। वो कभी भी उसके एहसासों से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी वो
उसके सिवा कभी किसी की नहीं हो सकी थी। अतीत में गुजरे लम्हे एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आने लगे। कुछ साल पहले आज पर्व को पैदा हुए पूरे 2 महीने हो गए थे। अंबर उसे सुलाकर बाहर बालकनी पर आ गई। वो अपनी उदास आंखों से उस तन्हा चांद को देख रही थी जो सितारों की भीड़ में अकेला था। वो उसमें खोई हुई जाने किन ख्यालों में गुम थी। जब ऋषभ ने पीछे से आकर उसकी कमर को अपने बाहों के घेरे में ले लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। उनकी शादी के बाद से इतने दिनों में ये पहली बार था जब ऋषभ इस तरह उसके करीब आया था। अपनी गर्दन पर ऋषभ के होठों के लम्स को महसूस करके अंबर ने डर और घबराहट से अपनी आंखें कस के बंद कर लीं और मुट्ठियां भींच लीं। कुछ लम्हे वो अपने दिल को समझाती रही कि ऋषभ को पूरा हक है उसके करीब आने का, पर समझा ना सकी और अगले ही पल एक झटके के साथ उससे दूर खड़ी हो गई। ऋषभ ने नजरें उठाकर उसकी खाली आंखों में देखा जिनमें उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। क्या हुआ अंबर, मैंने कुछ गलत कर दिया? ऋषभ ने संजीदगी से उसकी तरफ देखकर पूछा। अंबर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। क्यों वो इस तरह उससे दूर हो गई थी ये तो वो भी नहीं समझ सकी थी, जबकि ऋषभ का मकाम उसके दिल में बहुत ऊंचाई पर था। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस आज आई एम नॉट फीलिंग वेल कहकर वो तेजी से अपने कमरे में आ गई। उस दिन के बाद जब भी ऋषभ ने उसके करीब आने की कोशिश की, अंबर अनकंफर्टेबल हो जाती थी और हर बार कोई नया बहाना करके उसे रोक देती। ऋषभ ने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की, पर धीरे धीरे अंबर को इस एहसास ने घेर लिया था कि ऋषभ को उसका हक ना देकर वो उसके साथ गलत कर रही है। उसे लगने लगा था कि ना चाहते हुए भी वो ऋषभ की अच्छाई का फायदा उठाती रही है। उसे कभी ऋषभ से मोहब्बत नहीं हो सकी, जबकि उसने अंबर का हर कदम पर साथ दिया था, उसका पर्दा रखा था। ऋषभ ने उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया था और अब उसकी बारी थी कि वो उसकी खुशियों के बारे में सोचे। यही सोच के अंबर ने एक फैसला किया। वो अब और ऋषभ को कुर्बान होते नहीं देख सकती थी। अगले दिन जब अंबर पर्व को सुलाकर अपना कुछ काम समेट रही थी, तभी ऋषभ उसके और अपने लिए कॉफी का मग लेकर अपने कमरे में आया। थैंक्स ऋषभ, मुझे सच में इसकी बहुत जरूरत थी। आज तो पर्व सो ही नहीं रहा था, थका दिया इसने मुझे। अंबर ने कॉफी का मग उसके हाथ से लेते हुए कहा। माय प्लेजर डियर वाइफ कहते हुए ऋषभ ने एक सिप ली। फिर क्या सोचा है तुमने? तुम्हारे बर्थडे को बस 10 दिन ही बचे हैं, अब बता भी दो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। हर साल तो 1 महीने पहले से ही मेरी जान खा जाती थी और इस बार अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए पूछा। सोच लिया है मैंने, बस समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे मांगूं। अंबर ने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा। अच्छा, ऐसा भी तुम्हें क्या चाहिए जो इतना संकोच कर रही हो? तुम एक बार कहकर तो देखो, वादा है तुमसे हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। ऋषभ ने मोहब्बत से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। सोच लो, अगर नहीं दे पाए तो? इस बार अंबर ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अगर नहीं दे पाया तो साबित हो जाएगा कि तुमसे मोहब्बत नहीं करता। इस बार ऋषभ भी संजीदा था। अंबर कुछ देर खामोश रही, जैसे किसी चीज के लिए खुद को तैयार कर रही हो। फिर कुछ देर बाद खुद को मजबूत करते हुए बोली। मुझे तुमसे अपने बर्थडे गिफ्ट में डिवोर्स चाहिए ऋषभ। अगले ही पल ऋषभ बेयकीनी से उसे देखने लगा। अंबर का यूं अचानक डिवोर्स की बात करना ऋषभ के लिए बहुत बड़ा शौक था। कुछ पल वो उसे सकते की हालत में देखता रहा। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था जो उसने सुना था। ऋषभ, अंबर ने उसका कंधा हिलाया तो वो होश में आया। क्या सोचने लगे? अंबर ने उसके खामोश चेहरे को देखकर पूछा। सोच रहा हूँ कि एक बार तुम्हारे दिल में उतरकर देखूं, ऐसा क्या बसा है वहाँ जो मुझे बसने नहीं देता? कहाँ कमी रह जाती है मेरे प्यार में अंबर, जो तुम हर बार मुझे ठुकरा देती हो? क्यों? इस बार वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और तड़प कर रो दिया। अंबर ने अगले ही पल उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने आप में छुपा लिया और उसके साथ रो पड़ी। नहीं ऋषभ, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है। तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। तुम तो वो कर गुजरे हो जो कोई सोच भी नहीं सकता करने की। प्लीज मत रो। गलत तो मैंने तुम्हारे साथ किया है, कल भी तुम्हें धोखा दिया था
और आज भी तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही हूँ। मैं तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं हो पा रही हूँ ऋषभ, और शायद कभी किसी की हो नहीं पाऊंगी। तुमसे मुझे मोहब्बत नहीं है। यकीन मानो ये बात मुझे तुमसे ज़्यादा रुलाती है। उस इंसान ने मेरे अंदर जो जहर भर दिया है वो शायद ही कभी कम हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ पल पल तुम भी मरो। मैं अब और खुदगर्ज नहीं हो सकती ऋषभ। तुमने अपनी दोस्ती निभा ली, अब मेरी बारी है। छोड़ दो मुझे और अपने लिए एक ऐसी साथी चुनो जिसे तुमसे मोहब्बत हो, जो तुमसे वफा कर सके, जो तुम्हें वो सब कुछ दे सके जो तुम्हारा हक है। अंबर ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। तुम मेरे पास हो, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूँगा, पर प्लीज अब दोबारा से कभी ये बात मुझसे मत करना। ऋषभ ने बेचैनी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अंबर ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी ऋषभ इतनी आसानी से कभी उसकी बात नहीं मानेगा, पर वो अब उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकती थी। इसलिए उसने अपने दिल को कड़ा करते हुए कहा, बस इतना ही था तुम्हारी मोहब्बत का दावा, जो मुझे एक तोहफा भी नहीं दे पा रहे हो। मैं जानती थी ये सब कहने की बातें हैं। अंबर ने बेरुखी से कहा और जाने लगी, तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ और मांग लो अंबर, मेरी जान निकल जाएगी तुम्हारी इन बातों से। ऋषभ ने तड़प कर कहा, नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार तुमने मुझसे बंधन मांगा था अपने बर्थडे पर, आज मैं तुमसे आज़ादी मांगती हूँ। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना। अंबर ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा। ऋषभ कुछ देर खामोशी से बैठा रहा, फिर अंबर की आंखों में देखकर बोला, ठीक है अंबर, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, कर दूंगा मैं तुम्हें आज़ाद अपने से जुड़े हर रिश्ते से। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अंबर ने पूछा। तुम्हें उसका नाम बताना होगा मुझे। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। ऋषभ ने कहा, किसी ने मुझे नहीं छीना तुमसे, बस जिंदगी में कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके निशा ताउम्र आपके दिलो दिमाग से नहीं जाते। अंबर ने कहा, तुम मुझसे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत मांग रही हो, इतना जानने का तो हक बनता है मेरा। मैंने आज तक तुमसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की, न ही उसका नाम पूछा, क्योंकि मैं नहीं जानना चाहता था कुछ भी। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती थी। पर आज बिना सच जाने मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। अंबर प्लीज मुझे बताओ कौन है वो जिसने तुम्हें यूं ही बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिसकी यादें आज भी तुम्हें रातों को सोने नहीं देती हैं, जिसका नक्श तुम्हारे जिस्म पर इतना गहरा है मेरा प्यार भी उसे मिटा नहीं सका। मैं उसे जानता हूँ, बताओ ना, चुप क्यों हो? ऋषभ ने उसे हिलाते हुए कहा, मुझसे उसका नाम मत पूछो ऋषभ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अंबर की आवाज में इल्तिजा थी। वो ऋषभ की जिंदगी में खुशियाँ देखना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी शर्त मानने को मजबूर थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, रियली। आज तक तुम्हारे दिए हर जख्म को बर्दाश्त किया है। तुम मुझसे डिवोर्स मांग रही हो और देखो तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ, तो एक और दर्द सही। ऋषभ ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, और जवाब के इंतजार में उसके चेहरे को देखने लगा। बोलो अंबर, क्या सोच रही हो? कुछ देर बाद उसने कहा, साहिल गुजराल। अंबर ने मजबूती से कहा और अपनी नजरें झुका लीं। क्या क्या नाम लिया तुमने? एक जोर का धमाका हुआ था ऋषभ के जहन में, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। वो उस नाम पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता था? वो खुद गवाह था अंबर और साहिल के बीच की कड़वाहट का। फिर उनके बीच की खाई एक पल में कैसे भर गई थी, जो वो इस हद तक करीब आ गए और उसे कैसे नहीं पता चला। न जाने कितने सवालों ने एक साथ ऋषभ के दिमाग में हलचल मचा दी। मैंने कहा था ना, तुम सच नहीं सुन पाओगे। अंबर ने उसके हैरान और तकलीफ देह चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं, मुझे सुनना है सब कुछ। उसने अंबर का हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठाते हुए कहा। अंबर ने उसकी आंखों में देखा, जिसमें दर्द ही दर्द था। वो उसे ये सच बताकर तकलीफ नहीं देना चाहती थी, पर आखिर में अंबर ने उसे अतीत में हुई वो सारी बातें बता दी।
जिसे जाने बिना ऋषभ उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। सच जानने के बाद ऋषभ को कॉलेज के आखिरी वक्त में साहिल का यूं एकदम उससे कट जाना, नजरें चुराना, अपने आप में खोए रहना, कई कई दिन तक यूनिवर्सिटी न आना, हर बात की वजह समझ आ गई थी। अंबर की साहिल के लिए कही बातें और उन दिनों साहिल का रवैया, दोनों अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। साहिल ने ये सब उसकी दोस्ती के लिए किया, ये बात समझने में ऋषभ को ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि शायद वो भी उसकी जगह होता तो उसके लिए यही करता। पर उसने अंबर से कुछ नहीं कहा। वो पहले हकीकत जानना चाहता था, इसलिए खामोशी से उठकर उस कमरे से बाहर आ गया। वो मानती ही नहीं। अगर हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। और फिर 10 दिन बाद अंबर के बर्थडे के दिन ऋषभ ने उसे वही तोहफा दिया जो उसने मांगा था, और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया। बाद में ऋषभ ने साहिल को तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर वो तो जैसे कहीं गायब ही हो गया था। प्रेजेंट अतीत के गलियारों में घूमते फिरते न जाने कब अंबर की आंख लग गई, जो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जाकर खुली। अंबर ने घबराकर अपने चारों तरफ देखा। तब उसे याद आया कि वो साहिल के घर में उसके कमरे में है। रात की सारी बातें एक बार फिर उसके जहन में ताजा हो गईं। उसकी नज़र जब घड़ी की तरफ गई तो सुबह के 9 बज रहे थे। अचानक ही उसे पर्व का ख्याल आया और वो जल्दी से उठकर अपने कपड़े लेते हुए वॉशरूम में चली गई। अंबर जब रूम से बाहर आई तो देखा मुग्धा जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थीं। उसे वहां देखते ही बोली, अंबर उठ गई बेटा तुम, आओ आकर साथ में नाश्ता करो। मैंने भी बस अभी शुरू ही किया है। उनके लहजे में अपनेआयत थी। अंबर उनकी बात को अनसुना करके इधर उधर देखने लगी। किसे ढूंढ रही हो अंबर? पर्व कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। अंबर ने सपाट से लहजे में उनसे पूछा। अच्छा पर्व, उसे तो साहिल स्कूल छोड़ने गया है, बस उसे छोड़कर अभी आता ही होगा। तुम सो रही थी तो उसने तुम्हें जगाया नहीं। तुम्हें पता है अंबर, आज जब साहिल ने उसे बताया कि वो उसका पापा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कह रहा था जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को बताएगा कि उसके पास भी पापा हैं। मुग्धा जी ने प्यार से पर्व को याद करते हुए उसे बताया तो अंबर के दिल में एक टीस सी उठी। अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? आओ नाश्ता तो शुरू करो। अंबर ने उनकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस आकर चुपचाप बैठ गई। कुछ लो बेटा, किस सोच में गुम हो? अब ये तुम्हारा अपना घर है, उन्होंने प्यार से कहा। मुझे भूख नहीं है आंटी, मुझे बस अपने बेटे के पास जाना है। कहते हुए वो उठने को हुई तो मुग्धा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंबर, मुझसे किस बात की नाराजगी है बेटा? और अब मैं आंटी नहीं हूँ तुम्हारी। अगर तुम भी मुझे साहिल की तरह मम्मी कहोगी तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी, पर जब मैं साहिल को ही अपना कुछ नहीं मानती तो उससे जुड़े रिश्ते भी मेरे लिए बेमानी ही हैं। तो प्लीज आप भी उसकी तरह मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपके बेटे ने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की है, जिसने आपने भी उसका पूरा साथ दिया है, तो अब आपको ये झूठा प्यार जताने की जरूरत नहीं है मुझसे। अंबर ने तल्ख लहजे में उनसे कहा, ये क्या कह रही हो अंबर? मैं तुमसे कोई झूठा प्यार नहीं जता रही, तुम तो मुझे हमेशा से ही बहुत अजीज हो। हमारा रिश्ता साहिल की वजह से तो नहीं जुड़ा था, फिर मुझसे इतनी बदगुमा क्यों हो तुम? और बेटा हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सही हो, साहिल का तरीका गलत रहा हो तुम्हें पाने का, पर यकीन मानो मैंने देखा है उसे तुम्हारे लिए तड़पते हुए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अंबर, अपना लो उसे बेटा, मुग्धा जी ने कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। प्यार? और अंबर की हंसी उस कमरे में गूंज गई, जिसने अगले ही पल उसकी आंखों को नम कर दिया। आंटी, वो मुझसे क्या प्यार करेगा? वो तो कभी आपको भी प्यार नहीं दे सका। अपनी जिद में वो इतना अंधा था कि आपको कभी नहीं समझ सका। उस जैसे इंसान के लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता। वो बस एक खुदगर्ज इंसान है जिसे सिर्फ अपनी खुशी नजर आती है। वो तो इतना खुदगर्ज है कि अपनी चाहतों को पाने के लिए अपनी माँ तक का इस्तेमाल करने से नहीं चूका, जिस माँ को उसने कभी उसका हक नहीं दिया। अंबर ने बेरुखी से कहा, ऐसा नहीं है अंबर, अक्सर जो हमें नजर आता है असलियत बिल्कुल उसके उलट होती है। तुमने उसकी तड़प नहीं देखी है, मैंने देखा है। मेरे कुछ गलत फैसलों ने उसे मुझसे दूर जरूर कर दिया था, पर आज भी उसे मेरी परवाह है और वो तुमसे भी उतना ही प्यार करता है। मेरा यकीन करो।
मुग्धा जी ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ आप तो माँ है ना उसकी, तो आप तो उसकी वकालत करेंगे ही, और करनी ही चाहिए आपको, क्योंकि वो आज जो भी है आपकी ही परवरिश का नतीजा है। आपने ही उसको कुछ ऐसा बनाया है कि वो आसानी से किसी की भी इज्जत और उसके आत्मसम्मान को कुचल देता है अपने मकसद के लिए। आपका बेटा एक बदतमीज, मगरूर और जानवर है, और उसे ऐसा बनाने वाली आप हैं, आपके संस्कार हैं। अंबर की बातों ने मुग्धा जी के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। वो गुस्से में बस बोलती ही चली जा रही थी कि तभी अंबर, साहिल के चीखने की आवाज आती है, जो पर्व को छोड़कर बस अंदर आया ही था, और अंबर की मुग्धा जी से कही बातें उसके कानों में पड़ गई थी, तो आंखों में आग लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अंबर का मुग्धा जी पर इस तरह इल्जाम लगाना साहिल को गुस्सा दिला गया था। वो उसे रोकने के लिए आगे आकर उसके सामने खड़ा हो गया। खबरदार अंबर, जो आइंदा कभी मम्मी से इस लहजे में बात की तो तुम्हें जो भी शिकायत है मुझसे कहो। अगर मेरी मम्मी को इन सब के बीच में लाई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम जानती ही क्या हो हमारी जिंदगी के बारे में, जो इस तरह इन पे इल्जाम लगा रही हो। अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। साहिल ने गुस्से से कहा, मैं तो अपनी हद में ही रहकर जिंदगी जी रही थी साहिल गुजराल। अपनी हद तो तुमने तोड़ी है, तुमने मजबूर किया है मुझे, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हो तुम जानवर, जिसने कभी लड़कियों की इज्जत करनी नहीं सीखी। हमेशा अपने फायदे के लिए उनके इमोशन से खेलते रहे हो तुम। जब एक बेटी की परवरिश के लिए उसकी माँ पर उंगली उठती है तो तुम्हारे जैसे बेटे को तैयार करने के लिए इनसे सवाल क्यों ना करूँ मैं। हाँ, मैंने कहा था ना, तुम हर एक दिन पछताओगे मुझसे शादी करके। अंबर का गुस्सा उस पर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, फिर आज देख ही लेते हैं कौन कितना पछताता है। कहते हुए वो अंबर का हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अंबर की बातों ने उसे आपे से बाहर कर दिया था। रुको साहिल, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, उसने कुछ तो गलत नहीं कहा है। अंबर का गुस्सा वक्ती है, तुम होश से काम लो। अपने गुस्से में तुम सब बर्बाद कर दोगे बेटा। मुग्धा जी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी, पर तब तक वो अंबर को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर चुका था। साहिल, दूर रहो मुझसे। खबरदार जो मेरे पास आए तो। उसे गुस्से में अपनी तरफ बढ़ता देखकर अंबर के होश फाख्ता हो गए थे। साहिल ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेरहमी से मोड़ते हुए अंबर के पीछे उसकी कमर पर टिका दिया और उसके करीब आ गया। तुमने ये ठीक नहीं किया अंबर, तुम्हें मुझसे नफरत थी ना तो मुझ पे निकालती, जो कुछ कहना था मुझसे कहती, पर मम्मी के साथ तुम्हें ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उनकी इंसल्ट करो। तुमने उन्हें बीच में लाकर ठीक नहीं किया। साहिल की आंखों में अंगारे बरस रहे थे। क्यों, उन्हें बीच में तो तुम लेकर आए हो ना। मैंने तुम्हें घास नहीं डाली तो तुमने उन्हें अपनी ढाल बनाकर शादी की बात करने भेज दिया, ताकि बात बड़ों तक पहुंच जाए, जबकि तुम जानते थे कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। बहुत शौक है ना उन्हें तुम्हारा घर बसाने का, तो थोड़ा तमाशा तो उनको भी देखना बनता है। क्यों? अंबर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अंबर, वो माँ है मेरी। साहिल उस पर चीख पड़ा। हाँ, तो वो इंसान भी बाप था मेरा, जिसे बर्बाद करने की धमकियाँ तुम मुझे दे रहे थे। तब नहीं सोचा था कि तुम्हारी भी माँ है। जब खुद पर आती है ना तो ऐसे ही जान निकलती है। अब देखते जाओ मैं तुम्हारा और उनका शौक कैसे पूरा करती हूँ। गुस्से और नफरत ने अंबर के चेहरे को लाल कर दिया था। वो अभी तक उसकी गिरफ्त में थी। बहुत ख्वाहिश है ना तुम्हें मेरा शौक पूरा करने की, तो यही सही। आंखों में अंगारे भर के वो उसके चेहरे की तरफ झुका और बेरहमी से उसके होठों पर सवार हो गया, और अगले ही पल अंबर का दिल उछलकर बाहर आ गया। अपनी जिद और गुस्से में वो शायद बहुत कुछ कर गुजरता, पर तभी बाहर से लगातार दरवाजा पीटने की और सर्वेंट के बुलाने की आवाज आने लगी, जिसने उसे अंबर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साहिल ने बेजारी से उसे खुद से दूर किया और जाकर दरवाजा खोल दिया, और अंबर अपना दिल थामे बस उसे देखती रह गई। साहिल बाबा, माँ जी फिर से बेहोश हो गई हैं, आप चलकर देखिए ना, शायद उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बहुत रो रही थी अपने कमरे में। मैं उनके लिए पानी लेने गया था, वापस आकर देखा तो बेहोश पड़ी थीं। सर्वेंट ने जब साहिल को बताया तो वो तुरंत उनके कमरे की तरफ भागा। ये सब सुनकर अंबर भी परेशान हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल को भी पता था कि उसने मुग्धा जी के साथ गलत किया है।
वो बस उन पर साहिल का गुस्सा निकाल बैठी थी और अब पछता रही थी। साहिल ने मुग्धा जी को बेहोशी की हालत में गोद में उठाया और लेकर गाड़ी के पास आ गया। उन्हें लिटाकर जैसे ही वो पलटा, पीछे खड़ी अंबर से टकरा गया। अब क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अपनी जीत का जश्न मनाओ कि मेरी मरती हुई माँ को मौत की एक सीढ़ी चढ़ने में मदद कर दी है तुमने। हो गई हो कामयाब तुम अपना बदला लेने में। साहिल ने उसे पीछे हटाते हुए कहा तो अंबर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। मैं भी चलूंगी आंटी के साथ। वो तुरंत बोली, कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार जो उनके सामने भी आई तो तुमने जो कर दिया है वो ही काफ़ी है। अब जाओ यहाँ से। साहिल उसे धकेलते हुए गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया और अंबर उसे बस जाते हुए देखती रह गई। कुछ देर बाद जब वो अंदर आई तो सबसे पहले मुग्धा जी के कमरे में गई। पहले उसने चारों तरफ नजर घुमाई जैसे कुछ ढूंढ रही हो, फिर वो बेड के साइड टेबल की दराजें खोलने लगी। अभी उसने दूसरी दराजी खोली थी कि तभी मुग्धा जी की मेडिकल फाइल उसके हाथ लग गई। अंबर ने उसे पढ़ा और उसमें लिखे टर्म्स को गूगल पर सर्च करने लगी। जल्दी ही उसे पता चल गया कि मुग्धा जी को ब्रेन ट्यूमर है। अंबर अफसोस और पछतावे के कारण अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई और कुछ देर रोती रही। उसे रह रहकर मुग्धा जी का हमेशा उससे अपनेपन और प्यार से बात करना याद आने लगा। वो उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, पर दुखा बैठी थी। इतने सालों में वो पहली औरत थी जिनसे मिलकर अंबर को एक अनजान सा रिश्ता, एक अपनापन महसूस हुआ था। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों बिना सोचे समझे साहिल का गुस्सा उन पर निकाल दिया? आज वो मेरी वजह से हॉस्पिटल में हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगी। एकदम से सोचते हुए अंबर उठी और उसने पायल को फ़ोन करके पर्व को स्कूल से पिक करने को कहा और खुद हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो अभी रिसेप्शन पर से उनका रूम नंबर पूछकर थोड़ा ही आगे आई थी कि तभी उसे साहिल एक रूम के बाहर बैठा नजर आ गया। अंबर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। किसी की मौजूदगी को महसूस करके साहिल ने नजरें उठाकर सामने देखा। तुम अब क्या देखने आई हो यहाँ कि मम्मी जिंदा हैं या मर गईं? वैसे कसर तो तुमने कोई नहीं छोड़ी थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बहुत बुरा कह दूं, अंबर चली जाओ यहाँ से। साहिल ने दूसरी तरफ उससे मुंह फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी साहिल, मुझे आंटी की बीमारी का नहीं पता था, वरना मैं कभी। ओह प्लीज अंबर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही साहिल बोल उठा, बीमारी का नहीं पता था का क्या मतलब है? हाँ, अगर वो बीमार भी नहीं होती तो भी तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम उनकी इंसल्ट करो। वो मम्मी है मेरी, वो चाहे जैसी भी रही हो मेरे साथ, अच्छी या बुरी, वो मेरी प्रॉब्लम है, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। साहिल ने गुस्से से कहा। साहिल प्लीज एक बार मुझे उन्हें देखने दो, उनसे मिलने दो। मैंने उन्हें जो भी कहा मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी अपने बर्ताव के लिए, और मुझे यकीन है वो मुझे माफ़ कर देंगी। वो बहुत अच्छी हैं। अंबर ने उससे रिक्वेस्ट की। अच्छा, अब उनकी अच्छाई याद आ गई तुम्हें? वो भले तुम्हें माफ़ कर दें, पर मैं तुम्हें अब उनके आसपास भी नहीं जाने दूंगा। तुम ये सब करके मुझे खुद से दूर करना चाहती थी ना, तो मुबारक हो तुम्हें, हो गई तुम कामयाब। जाओ खुद सो लो जाकर, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़र में लाख बुरा सही, पर इतनी गैरत मुझ में अब भी बाकी है कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी माँ की जान खतरे में नहीं डालूंगा। साहिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। पछतावे ने अब अंबर की आंखों को नम कर दिया था। वो जानती थी कि उससे गलती हुई है और साहिल सच कह रहा था कि उसे कोई हक नहीं था वो इस तरह मुग्धा जी की इंसल्ट करती। वो किसी भी कीमत पर अब उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी ताकि उसके दिल का बोझ कम हो सके। वो साहिल के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। साहिल प्लीज मुझे एक बार आंटी से मिलकर उनसे माफ़ी मांग लेने दो, वरना मैं खुद से कभी नज़र नहीं मिला पाऊंगी। वो उसके सामने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े बैठी थी। साहिल ने उसकी आंखों में देखा जिनमें सिर्फ पछतावा भरा था। उसके आंसू साहिल के दिल को काट रहे थे। उसका गुस्सा अब अफसोस में बदल चुका था। ठीक है, अगर तुम इतनी शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलने दूंगा। मैं जानता हूँ कि उनका दिल तुम्हारी तरह पत्थर का नहीं है जो माफ़ी मांगने वाले को माफ़ ना करे, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम जा सकती हो। साहिल ने रूखे अंदाज में उससे कहा। कैसी शर्त? अंबर ने आंखों में सवाल लिए उसकी तरफ देखा। मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है जो हर दिन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, शायद 3 या 4 महीने बस।
अंबर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें कभी कोई खुशी नहीं दी है, हमेशा बस उनका दिल ही दुखाया है। पर जब से मैंने उन्हें तुम्हारे और अपने रिश्ते का सच बताकर तुमसे शादी की है, पहली बार उनकी आंखों में चमक देखी है, उन्हें खुलकर हंसते और जीते हुए देखा है। पर्व को देखकर तो वो जैसे खिल जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब वो जितने दिन भी रहें हमेशा खुश रहें। इन चंद दिनों में मैं उन्हें कई साल की खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं उन्हें तकलीफ में दुनिया से ज़्यादा नहीं देख सकता और उनकी खुशी हम दोनों को एक साथ खुश देखने में है, पर्व में है, और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दे सकती हो? जब वो सामने हो तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच का रिश्ता नॉर्मल नहीं है या हम साथ में खुश नहीं हैं। उनके जाने के बाद तक अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई तो आगे का फैसला तुम्हारा होगा। बोलो, कर सकती हो उनकी खुशी के लिए इतना? साहिल ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए पूछा। अंबर कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, आंटी की खुशी के लिए मैं ये सब करने को तैयार हूँ, पर इस बीच तुम्हें भी ये याद रखना होगा कि ये सब महज एक दिखावा है और तुम कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं करोगे। आज जो तुमने किया है वो हरकत दोबारा नहीं करोगे, अंबर ने कहा। तो साहिल की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।